नमस्कार बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल ध्वनि कविता का भावार्थ इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ध्वनि कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई। उनका जन्म जो कवियों की जन्मभूमि माना जाता है बंगाल में हुआ और उनकी रचनाओं में हमें क्रांति, विद्रोह और प्रेम के स्वर देखने को मिलते हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में है अनामिका, परिमल, गीतिका। तो आइए आगे हम बात करते हैं ध्वनि कविता की। ध्वनि कविता की जो मुख्य बातें हैं वो यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं। देखो, ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकृति का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। इस कविता में उन्होंने प्रकृति की मदद से मानव के मन की भावनाओं को दर्शाया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इस कविता के माध्यम से उन्होंने प्रकृति और मानव की तुलना की है। प्रकृति के माध्यम से वो मानव के जीवन के बारे में हमें यहाँ पर बताएंगे। मानव के मन की भावनाओं को वो यहाँ पर दर्शा रहे हैं। यहाँ पर आएंगी कलियाँ प्रकृति में, और वो कलियों के माध्यम से कवि यहाँ पर दुखी और परेशान लोगों की बात कर रहे हैं। वे निराश और परेशान लोगों की जिंदगी में खुशियाँ लाना चाहते हैं। कवि चाहते हैं कि दुनिया का हर इंसान सुखी रहे। इसलिए ध्वनि कविता में वे कहते हैं कि जब तक वो हर इंसान का दुख और पीड़ा दूर नहीं कर देंगे तब तक उनका अंत नहीं होगा। देखिए, इस कविता में कवि ने प्रकृति और मनुष्य को बताया है, तुलना की है। जिस प्रकार प्रकृति में वसंत ऋतु का आगमन होता है तब वो एकदम हरी भरी, नई, ताजा कलियां खिलती हैं, फूल आते हैं, तितली एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ती हैं और चारों तरफ एक खुशबू फैल जाती है। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि जब मनुष्य में यौवनावस्था आती है तब वो भी एक नए जोश और उत्साह में भर जाता है। तो जो लोग निराशावादी हो जाते हैं उनके जीवन में कवि किस प्रकार से नया जोश लाने की बात कर रहे हैं वो इस कविता की मुख्य बात है। तो चलिए हम अब सबसे पहले जाते हैं ध्वनि कविता के पहले पद की ओर। तो ध्वनि कविता के पहले पद को हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ एक चित्र जिसमें मैंने वसंत ऋतु आने पर प्रकृति जैसी हो जाती है उसका चित्र यहाँ पर मैंने दिखाना चाहा है। देखो, कई बार हम पढ़ाते हैं तो बच्चे पूछेंगे कि मैम वसंत ऋतु में प्रकृति कैसी हो जाती है। तो एक हमें कल्पना करवानी पड़ती है, इमेजिनेशन उनके दिमाग में करवानी पड़ती है कि देखो ऐसा ऐसा होता है। तो यहाँ पर मैंने दिखाया है कि पेड़ पौधे एकदम हरे हो जाते हैं, नई कलियाँ खिल जाती हैं, फूल आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पहला पद। तो पहले पद में है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस कविता में कह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। उनके जीवन का एक उद्देश्य है और वो अपने जीवन के उद्देश्य को जब तक प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वो हार नहीं मानेंगे। यहाँ पर अंत नहीं होने का मतलब है कवि हार नहीं मानेगा। उन्होंने जो उद्देश्य, जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो जब तक वो नहीं प्राप्त कर लेते वो तब तक हार मानने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर जो तीसरी पंक्ति है उसमें एक शब्द है मृदुल। मृदुल का अर्थ होता है कोमल। तो यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि उनके जीवन का अंत अभी नहीं होगा। उनके जीवन में वसंत रूपी यौवन अभी तो आया है। जिस प्रकार प्रकृति में
वसंत आगमन होता है, उसी प्रकार उनके जीवन में अभी तो यौवनावस्था ही है, अभी तो जोश और उत्साह का संचार हुआ है, तो वो अभी हार मानने वाले नहीं हैं। प्रतीकार्थ रूप में कवि कह रहे हैं कि उनके मन में जोश और उत्साह अभी आया है, तो वो जब तक अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते वो हार नहीं मानेंगे। तो अगर आप इन पंक्तियों का अर्थ लिखोगे तो कैसे लिखोगे या बताओगे तो कैसे बताओगे कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं कि अभी वो अपने जीवन में हार नहीं मानेंगे जब तक वो अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। जिस प्रकार प्रकृति में वसंत ऋतु का आगमन होता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में अभी तो यौवनावस्था आई है, तो मैं अभी हार कैसे मान लूं जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लूंगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं दूसरे पद की ओर। दूसरे पद में पंक्तियां हैं, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो यहाँ पर मैं शब्दार्थ बताना चाहूंगी पहले। पात मतलब पत्ता, गात मतलब शरीर, निंद्रित मतलब सोया हुआ, प्रत्युष प्रातःकाल, मनोहर मन को अच्छा लगना। तो अभी देखिए हम इसका अर्थ देखेंगे। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, प्रकृति का चित्रण करते हैं वो, और प्रकृति का चित्रण करते हुए क्या कहते हैं, प्रकृति के बारे में बताते हुए क्या कहते हैं, हरे हरे ये पात, हरे हरे ये पत्ते हैं, डालियां कलियां कोमल गात, और वसंत ऋतु के आगमन पर ये जो पौधे हैं इनमें एक नयापन आ गया है, कोमल शरीर है इनका, इन पर कलियां खिली हुई हैं और हरे रंग के पत्ते आ गए हैं। तो चारों तरफ प्रकृति में वसंत ऋतु के आगमन पर हरियाली छा गई है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर। अब देखिए यहाँ पर निंद्रित कलियों का मतलब है अलसाई हुई। अलसाई का मतलब यहाँ मानव जीवन में प्रयुक्त हुआ है कि जो निराशावादी लोग हो गए हैं, जिनके जीवन में उत्साह नहीं रहा है, तो उनके लिए क्या कहते हैं कि ऐसे निरुत्साहित लोगों के लिए, ऐसे निराशावादी लोगों के मन में मैं ही नए जीवन का संचार करूँगा। तो यहाँ पर देखो प्रकृति में एकदम नयापन है, पर कुछ कलियां अलसाई हुई हैं। तो जैसे ही सूर्य उदय होगा उन कलियों में नयापन आ जाएगा, ताजगी आ जाएगी। तो वैसे ही यहाँ सूर्य उदय को कवि ने अपनी प्रेरणा बताया है। कवि क्या कहता है कि जैसे ही मैं प्रेरणा लोगों में अपनी कविता के माध्यम से मैं लोगों को प्रेरित करूँगा, तो उन लोगों के मन में भी आशा का संचार होगा, वो भी आशावादी होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और पौधों पर खिली कलियां मानो अब तक सो रही हैं। तो जिस प्रकार सूर्य के आने पर उन कलियों में नयापन आ जाता है, वैसे ही मैं अपनी प्रेरणा के माध्यम से सब लोगों में नए उत्साह और जोश का संचार भर दूंगा। चलिए अगला पद देखते हैं। अब हम अगले पद में कहा है, पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लाल सा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सींच दूंगा मैं। पुष्प पुष्प का मतलब है फूल, फूल से, प्रत्येक फूल से उनमें जो आलस्य है वो एकदम दूर कर दूंगा। और तो यहाँ पर कहा है कवि ने कि जिन लोगों के मन में निराशा है, उनकी निराशा वाली सोच मैं एकदम हटा दूंगा अपनी प्रेरणा से, और उनके जीवन में एक नए उत्साह और जोश का संचार कर दूंगा, उनमें एक नई आशावादी सोच उत्पन्न कर दूंगा, और उनके जीवन जीने की नई सोच उनमें मैं जगाऊंगा अपनी प्रेरणा के माध्यम से। तो देखिए मैंने इस कविता में लिखा है
कि इस पंक्तियों का भावार्थ बताते हुए मैंने लिखा है, ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि वसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए अलसाए फूलों रूपी उदास लोगों से आलस्य और उदासी बाहर निकाल लेने की बात करते हैं। वो इन सभी लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुष्प से आलस्य व उदासी खींचकर उनमें नए जीवन का संचार कर दूंगा। तो आगे हम देखते हैं अंतिम पद। अंतिम पद में द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वे मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि निराला जी कहते हैं कि मैं सोए हुए फूलों यानी निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूंगा, फिर वो कभी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन सुख से व्यतीत कर पाएंगे। कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी, मेहनत करेगी, तो उन्हें मनचाहा लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। और कवि कहते हैं कि जो थके हारे लोग हैं और युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे, तब तक उनका अंत नहीं होगा, तब तक वो अपने जीवन में हार नहीं मानेंगे। तो प्रस्तुत कविता में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के जीवन का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि वो अपने जीवन में तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक वो निराश और हताश लोगों में आशावादी जीवन का संचार ना कर दें, तब तक उनका अंत नहीं होगा। तो इस वीडियो में हमने इस कविता का भावार्थ सीखा। उम्मीद करती हूँ आपको अर्थ समझ में आया होगा और अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके प्रश्नोत्तरों की, ध्वनि कविता के प्रश्नोत्तरों की, और उसके बाद मैं अगला वीडियो डालूंगी दूसरे लेसन का, जो है लाख की चूड़ियाँ। धन्यवाद।